हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। चैनल पे हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। और डेफिनेटली ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट टू मेंशन कि इजी कैटेगरी में ये टॉपिक आता है। तो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स में ब्रेक करके कर रहे हैं, या दो या तीन पार्ट्स में। तो आप तीनों वीडियोस ज़रूर देखना। ये काफ़ी इजी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब श्योरली आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि डेफिनेटली जो भी हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें से, या तीनों वीडियो में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, पक्का एक क्वेश्चन डेफिनेटली उसी से है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक रिवीजन के साथ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। वेल, स्टार्टिंग विद द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट या पहले डायरेक्ट करंट, जो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जनरली हम लोग पढ़ते हैं, ये एक टाइप का स्टडी करंट होता है। स्टडी मतलब एक करंट जिसका वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता। और आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे वहां पे मोस्टली यही होता है। जो कांस्टेंट करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहता है एक सवाल के अंदर। इस तरह के करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, या डीसी। और ऑन ऑपोजिट टू दिस, इफ वी हैव अ करंट जिसमें नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है, ऑसिलेट करे, वैल्यूज भी ऑसिलेट हो रहे हैं। तो करंट की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, देन मैक्सिमम से वापस जीरो, फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। और डायरेक्शन भी पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड, इस तरह से पीरियोडिकली ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसे टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में ऑसिलेट होना जरूरी है डायरेक्शन का, कि कुछ कुछ इंटरवल के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, फिर रेस्ट ऑफ द इंटरवल के लिए नेगेटिव जा रहा है। तो इस टाइप के करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट लाते हैं। अब इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड करंट आएगा कहाँ से, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड जिसमें वैल्यू भी वेरी हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं एसी जनरेटर। ठीक है, तो आप एसी जनरेटर जो कि काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो वो एसी जनरेटर से हमें इस तरह का करंट जो होता है वो रिसीव होता है, जो कि साइनोसोडियल करंट है। जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर आई नॉट पीक वैल्यू कहलाता है, अभी और आगे बात करेंगे, जो कि सॉल्व करके इतना आता है, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट जो ईएमआई में पढ़ते हैं वहां से आता है। तो पीक करंट इतना आता है जनरेटर से। ठीक है, कैन बी जनरेटेड यूजिंग एसी जनरेटर, और इसके लिए हम लोग डीसी जनरेटर यूज कर सकते हैं या सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं डीसी के लिए। ठीक है, हमारे पास कन्वर्ट भी किया जा सकता है एसी से डीसी में या डीसी से एसी में। तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर्स यूज करते हैं, और रिवर्स में हम इन्वर्टर्स यूज करते हैं। एसी को हम ट्रांसफार्मर से कंट्रोल कर सकते हैं, ये मेजर बेनिफिट है एसी का ओवर डीसी। देखिए, ये मेजर बेनिफिट है, इसकी वजह से ही वर्ल्ड में अब हर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एसी यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस विच इज कॉल्ड, कि हम अल्टरनेटिंग करंट में ट्रांसफार्मर्स यूज कर सकते हैं, बट ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। तो डीसी करंट के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स, टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ देख सकते हो करंट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होते हुए, प्लस रिप्रेजेंटिंग ऑन अ सिंगल डायरेक्शन, माइनस उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी ये स्क्वायर वेव फॉर्म कहलाता है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ये कुछ टिपिकल एग्जांपल है जो आपको सवालों में दिख सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं ये, है ना, 90% ऑफ द क्वेश्चन तो साइनोसोडियल पर ही होगा, और हमें इसी पर अपना पूरा फोकस रखना है स्टार्टिंग में। तो जब हमारा साइनोसोडियल परफेक्ट हो जाएगा तब जरूर हम इनको भी सॉल्व करने जा सकते हैं, बट अभी के लिए हम पूरा फोकस रखेंगे अपने बेसिक साइनोसोडियल को। तो साइनोसोडियल इस करंट की इक्वेशन कितना आएगा, आई नॉट, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या वोल्टेज होगा, साइनोसोडियल वोल्टेज होगा तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से इक्वेशन यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हैं कि अगर सवाल इसका आया तो ये इक्वेशन मत यूज करो, एटलीस्ट सवाल छोड़ देना अगर तुमने सिर्फ साइनोसोडियल प्रैक्टिस किया। ऐसा नहीं कि कोई भी टाइप का एसी आया और आप सब पे यही फॉर्मूला लगा रहे हो। तो ये सिर्फ साइनोसोडियल के लिए, जहाँ पे करंट एंड वोल्टेज साइन के फॉर्म में होते हैं, या साइन या कोसाइन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
चलो अब हम बात करेंगे इन साइनसोडियल पे ही हमारा फोकस रहेगा, और इनके पीक वैल्यूज पे हम बात करेंगे। पीक वैल्यूज जो आपको बताता है मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। तो अगर इक्वेशन साइन आई नॉट ओमेगा टी है या आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो पीक वैल्यू सिर्फ कितना आएगा, आई नॉट। अगर इक्वेशन साइन आई नॉट ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब कुछ फ्लक्स कुछ एक्स्ट्रा फेज ऐड भी कर देते हैं, तब भी आपका पीक वैल्यू आई नॉट रहेगा। अगर आपके इक्वेशन ऐसे है आई प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब एक डीसी पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट है, तो इस केस में आपकी पीक वैल्यू आएगा आई वन प्लस आई नॉट, जो पीक वैल्यू आएगा। अगर आपकी इक्वेशन कॉम्बिनेशन है दो एसी का, यहाँ डीसी प्लस एसी था, यहाँ पे दो एसी का कॉम्बिनेशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तब आपकी पीक वैल्यू आती है अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर। और लास्ट जब दोनों का कंबाइन कर देंगे, है ना, आई वन डीसी के पार्ट एक एसी और एक एसी, और तो आई वन तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे आई नॉट की जगह आई वन होना चाहिए, और बाकी इन दोनों का कॉम्बिनेशन अंडर रूट आई वन आई टू स्क्वायर प्लस आई थ्री स्क्वायर का रूट, लास्ट में आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये एक्चुअली ये जो सवाल है वो इसी के बराबर ही है, क्योंकि अगर इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन जाएगा आई नॉट साइन टू ओमेगा टी, है ना, आई नॉट साइन टू ओमेगा टी, तो इसकी पीक वैल्यू, सॉरी, आई नॉट बाई टू साइन टू ओमेगा टी, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट बाई टू। तो ये कुछ फॉर्मेट्स है और पीक वैल्यूज उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो याद रखो। अगर एक स्टेप और आगे अच्छे से यह करना चाहते हो कुछ और क्वेश्चंस के लिए, तो आप एम्पलीट्यूड भी याद रखो कि कितना एम्पलीट्यूड आता है जिसमें वेरी करता है। तो पीक वैल्यू तो आपको बताता है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू है, एम्पलीट्यूड ये बताता है कि कितने वैल्यू से वो चेंज हो रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आती है एवरेज वैल्यूज। तो एवरेज वैल्यूज याद रखना, अभी हम लोग साइनसोडियल के लिए कर रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू साइनसोडियल के लिए वन कंप्लीट साइकिल में, एक पूरे साइकिल में जो करंट की एवरेज वैल्यू आती है वो क्या होती है, जीरो। और उसका रीजन सिंपल है ना, हाफ साइकिल में करंट जो होता है, हाफ साइकिल में करंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और रेस्ट हाफ साइकिल में करंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप एवरेज लोगे पूरे कंप्लीट साइकिल का, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एक साइकिल में प्लस हाफ है और दूसरे साइकिल में क्या है, माइनस हाफ है, तो हाफ ऑफ साइकिल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आपको हाफ साइकिल का निकालना हो, सिर्फ एवरेज इन हाफ साइकिल, तो इसका आंसर आता है टू आई नॉट बाई पाई, क्योंकि अगर सिर्फ हाफ साइकिल में देख रहे हो ये वाला, तो ये थोड़ी जीरो आ रहा है। तो हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, टू आई नॉट बाई पाई। आई नॉट इज द पीक वैल्यू, पाई तो जो हमारा कांस्टेंट है उस तरह से। तो अगर आपको करंट की जगह वोल्टेज का एवरेज लिखना होता, आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ करंट के लिए वैलिड है, वोल्टेज का भी एवरेज ऐसे लिख सकते हो, टू वी नॉट बाई पाई। और वोल्टेज का भी कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज कितना आएगा, कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो, साइनोसोडियल। रिमेंबर ये सारी चीजें सिर्फ साइनोसोडियल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर साइनोसोडियल। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आरएमएस करंट भी बोलते हैं। और इसको डिफाइन ऐसे ही किया जाता है, देखो करंट का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, स्क्वायर। तो पहले करंट का स्क्वायर करना है, फिर उसका क्या निकालना है, एवरेज, मीन निकालना है, और मीन निकालने का तरीका dt से इंटीग्रेट करके डिवाइड बाय dt, ये हो गया एवरेज या मीन। और फिर लास्ट में क्या ले लेना, रूट। तो रूट लोगे तो ये इस तरह से, एंड दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस करंट। ठीक है, जब ये साइनोसोडियल के लिए सॉल्व करते हैं, साइनोसोडियल के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आरएमएस की कितनी आ जाती है, तो आरएमएस की वैल्यू होती है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट टू, ये आपको याद रखना है। और यू कैन से कि पीक वैल्यू इज रूट टू टाइम्स आरएमएस वैल्यू। ठीक है, इस आरएमएस वैल्यू को हम समटाइम्स वर्चुअल करंट या इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, या इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। और इन जनरल जब भी किसी सर्किट में, एसी के सवाल में इन जनरल कभी भी वैल्यूज दी है वोल्टेज और करंट की, तो वो हमेशा कौन सी वैल्यूज होती है, आरएमएस वैल्यूज होती है। तो मतलब अगर किसी सर्किट में दिया है कि 20 वोल्ट की बैटरी लगाई एसी में, तो 20 वोल्ट जो बैटरी है वो पीक वैल्यूज नहीं है, या कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, वो कौन सी वैल्यू है, आपके आरएमएस वैल्यू होगी। तो जब भी सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं है करंट के साथ कि वो करंट कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, या आरएमएस है, तो हमेशा आरएमएस ही लेना है आपको। ठीक है,
एसी एमीटर और वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर आरएमएस वैल्यू। तो जैसे आपके डीसी में एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ा था, वैसे ही एसी में भी एमीटर और वोल्ट मीटर होता है, जिनको हम हॉट वायर एमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये एमीटर और वोल्ट मीटर हीट के बेसिस पे होते हैं, और ये सिर्फ कौन सी वैल्यू मेजर कर सकते हैं? आरएमएस वैल्यू। तो अगर आपको कभी भी रीडिंग पूछा है, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वो आपको आरएमएस वैल्यू ही पूछ रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखें जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हर जगह पे आरएमएस का नाम आता ही है, तो आरएमएस वैल्यू ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्किट्स का। तो हमारे पास टोटल वैसे तो है एक ही टाइप का सर्किट, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पहले तीन फंडामेंटल सर्किट्स की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो दिस इज कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट में सिर्फ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, जो कि एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये एसी सोर्स का सिंबल है, सर्कल बनाकर इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे डीसी का सिंबल ये, ऐसे ये डीसी का सिंबल है। तो अगर किसी सवाल में ये बना रखा है तो वो डीसी का सवाल है, एसी का नहीं। एसी के लिए ये सिंबल यूज होना चाहिए, सर्कल बनाकर ऐसे रखा हुआ है। फिर या तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ क्या होता है? इंडक्टर होता है और कनेक्ट, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ये आइडियल इंडक्टर होगा। आइडियल इंडक्टर मतलब इंडक्टर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसके वायर्स का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो इग्नोर कर रहे हैं हम लोग इस। तो जब एक आइडियल इंडक्टर सोर्स के साथ कनेक्ट है तो प्योरली इंडक्टिव, और ऐसे प्योरली क्या आ जाएगा? कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव जब कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब हमें इन सर्किट से रिलेटेड क्या क्या चीज याद रखना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड पहली चीज याद रखना है करंट की पीक वैल्यू का फॉर्मूला। तो इसमें करंट की पीक वैल्यू आती है पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एंड इट इक्वेशन एग्जैक्टली फील होता है किस तरह? ओम्स लॉ की तरह, वी बाय आर। वैसा नहीं है, बट याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं वी बाय। तो पीक वैल्यू इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहां पर पीक करंट कितना आता है? यहां पे पीक करंट आता है पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सेल, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है इंडक्टर के लिए? एक्सेल में, जो कि ऑल्सो ओम्स में ही मेजर होता है। और एक्सेल की वैल्यू जो है वो कितना होता है? ओमेगा इंटू एल, जो इसका रेजिस्टेंस होता है इंडक्टर का। और यहां पर पीक वैल्यू क्या आता है? पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्ससी, जो ये इसका रिएक्टेंस है, और एक्ससी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। दूसरी चीज जो याद रखनी है हर सर्किट से रिलेटेड, कि यहां पर इस सर्किट में करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना आता है? 0। तो फेज डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि वोल्टेज का जो वेक्टर होता है और जो करंट का वेक्टर होता है उसमें कितना एंगल होता है। तो इस केस में 0 आता है जब रजिस्टर्स को देखते हैं। इन केस ऑफ इंडक्टर ये 90 आता है। कितना आता है? 90 आता है। और इन केस ऑफ कैपेसिटर भी कितना आता है? 90 आता है। बट दोनों सेम नहीं है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। दोनों में है तो 90, बट यहां पर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। क्या करता है? वोल्टेज लीड, और यहां पर वोल्टेज लैग, वोल्टेज लैग करता है 90 से। तो ये डिफरेंस है, दोनों में फेज डिफरेंस 90 ही होता है, बट इसमें वोल्टेज 90 डिग्री से आगे होता है, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे होता है, या यू कैन से करंट 90 डिग्री से आगे होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ वोल्टेज लीड करता है मतलब करंट लैग करता है, यहाँ पे वोल्टेज अगर लैग कर रहा है तो करंट क्या होता है? लीड करता है। ये बस पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस सर्किट से। अगर ये तीन चीजें ध्यान में रखते हो तो हम डायरेक्टली एलसीआर सर्किट पे आ सकते हैं, हमें दो दो के कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। एलसीआर सर्किट में डायरेक्ट समझेंगे, इससे सारे सर्किट अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट नहीं, जैसे एलआर सर्किट भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, एलसी सर्किट भी सॉल्व हो जाएगा, सीआर सर्किट भी, आरसी सर्किट भी सॉल्व हो जाएगा। सब एक साथ ही सॉल्व होगा, हमें अलग से किसी के लिए याद रखने की जरूरत नहीं। तो हमें सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो तीनों से करंट ऑलवेज क्या आएगा? सेम। करंट की वैल्यू तीनों में ऑलवेज सेम होगी। तो करंट, पॉइंट नंबर 1, करंट सेम फॉर ऑल, फॉर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, तीनों में करंट सेम होगा सीरीज की वजह से। बट सीरीज में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज, वोल्टेज सेम नहीं होगा। तो V1 यहाँ वोल्टेज, V2 यहाँ वोल्टेज, V3 यहाँ वोल्टेज, और अप्लाइड वोल्टेज मान लेते हैं V। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज अभी मान लेते हैं V जो आपने लगाया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ऐसे होते हैं वो डिवाइड होते हैं
तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए। बट अगर आप आरएमएस वैल्यूज के टर्म में लिख रहे हो तो आप वोल्टेजेस को ऐसे लिख सकते हो, अप्लाइड वोल्टेज इज अंडर रूट वी आर स्क्वायर, इसको एक काम करते हैं वी एल वी सी और वी आर लिख लेते हैं, तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये वोल्टेजेस के बीच में फॉर्मूला बहुत काम आता है। बस ध्यान रखना है कि ये सारी वैल्यू इंस्टेंटेनियस नहीं है, ये सब आरएमएस वैल्यूज है। जब तक कुछ भी ना लिखा हो सब आरएमएस वैल्यूज है। ठीक है, आप चाहो तो पीक वैल्यूज में भी लिख सकते हो, बट अभी के लिए हम आरएमएस वैल्यूज के टर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट हमें और क्या याद रखना है, इसका रिएक्टेंस। अगर कोई आपको रिएक्टेंस पूछता है इस सर्किट का, तो रिएक्टेंस की वैल्यू होती है मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्ससी और एक्सएल का जो भी वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करोगे वो रिएक्टेंस कहलाता है। अगर कोई इस सर्किट का रेजिस्टेंस पूछता है तो वो आर के बराबर होता है या आर इक्विवेलेंट के बराबर। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं तो उनको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेना। और अगर आपको कोई इसकी इंपिडेंस पूछता है, ठीक है, लास्ट वन इज इम्पिडेंस, इंपिडेंस पूछता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो अपने इंपिडेंस ट्रायंगल से भी, तो वी कैन मेक एन इंपिडेंस ट्रायंगल यूजिंग फेज डायग्राम। इंपिडेंस ट्रायंगल में अगर यहां पर फेज डिफरेंस फाई लिखते हो, ठीक है, तो यहां पर आता है रिएक्टेंस। तो जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो रिएक्टेंस होती है, जो बेस वाली साइड होती है वो रेजिस्टेंस होती है, और जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, इंपिडेंस होता है। तो आप इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन याद रख सकते हो। यहीं से अगला पॉइंट आ जाता है विच इज पीक वैल्यू। तो इस केस में जो पीक वैल्यू होगा या आरएमएस वैल्यू होगा वो क्या होगा, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपिडेंस। ना ही रेजिस्टेंस ना ही रिएक्टेंस, इंपिडेंस। इंपिडेंस जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस बताता है, इसलिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपिडेंस। अगला फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव, इसका फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। ये आप इंपिडेंस ट्रायंगल से ही निकाल सकते हो। देखो टेन फाइव क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो इससे मॉड इसलिए लगाया क्योंकि एक्सएल और एक्ससी में कोई भी वैल्यू ज्यादा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। लास्ट चीज बच जाती है कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, बस ये पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, कौन लीड। तो अगर एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स। और ऑपोजिट में अगर एक्सएल कम है एक्सी से, एक्सी ज्यादा है, तो वोल्टेज लैग, वोल्टेज लैग। और लास्ट पॉइंट, अगर एक्सएल इक्वल है एक्सी से, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन सिनेरियो, तो इसमें फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। ना ही वोल्टेज लीड करेगा ना ही लैग करेगा, दोनों सेम फेज में होंगे। तो वी कैन से सेम फेज, वी कैन से सेम फेज, दोनों सेम फेज में होंगे इस तरह से। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो सर्किट से रिलेटेड। अब अगर किसी आपके सवाल में अगर कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें दो ही एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, दो ही एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे कि आपको सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर दिया है और इंडक्टर नहीं दिया, तो आपको इन सभी फॉर्मूले में क्या करना है, हर जगह एक्सेल की वैल्यू जीरो पुट कर दें और आपका आंसर स्टिल आएगा परफेक्टली। आपको अलग अलग याद नहीं करना है, आपको एक ही सर्किट याद करना है और ये सारे पॉइंट सभी सर्किट के लिए वैलिड रहे। चलो कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं, starting with this. A series LCR circuit consists of resistance, inductive reactance और capacitive reactance. The input voltage is this value. ठीक है, अब जैसे इनपुट वोल्टेज दिया है ये कोसाइन के फॉर्म में दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू जो है अच्छे से आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू कौन सी है, पीक वोल्टेज है। ये आरएमएस वोल्टेज नहीं है, ये तो इक्वेशन दी है ना, इक्वेशन से तो हम वी नॉट निकालते हैं 2500 वोल्ट्स। ऐसा यूनिट में आपको पूछा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब पीक वैल्यू इस केस में, क्योंकि सेम ही आएगा दोनों। तो चलो पीक वैल्यूज निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इम्पिडेंस, क्योंकि ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। तो इम्पिडेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 100। तो हमारा पीक करंट इक्वल टू होगा पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस। पीक वोल्टेज इज 2500
डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 25 एम्पियर पीक। और अगर आरएमएस निकालना हो यहीं से, क्या पता आपको आरएमएस पूछा हो, तो आरएमएस निकालने के लिए पीक वैल्यूज को किससे डिवाइड करना है, √2 से, ठीक है, और आपका आरएमएस आ जाएगा। तो मान लो आपको सिर्फ लिखा होता फाइंड आउट करंट, एम्पलीट्यूड लिखा ही नहीं, सिर्फ फाइंड आउट करंट, तो आंसर आरएमएस होता है। जब भी कुछ भी मेंशन नहीं है सवाल में, तो हमेशा आरएमएस वैल्यू या तो पूछा है या तो गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल, AC source connected in a given LCR circuit, the RMS potential difference, the potential difference across capacitor 2 microfarad, ओके वोल्टेज निकालना है अक्रॉस किसके, कैपेसिटर के। तो चलो पहले हम लोग इसमें इम्पीडेंस निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले करंट चाहिए होगा, फिर हम निकाल सकते हैं। चलो देखो, तो पहले अब एक्सेल और उन सब की वैल्यू नहीं दिया तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ओमेगा देखो, सवाल में आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, ये है पीक वोल्टेज V0, फिर क्या है साइन ओमेगा टी, तो ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की। तो आपका ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकेंड, ये 100 साइकिल्स पर सेकेंड, इस तरह से 100 रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा आ गया। जैसे ओमेगा आ गया, अब एक्सएल निकाल सकते हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा इंटू एल करोगे, एल 1 है तो ये आ जाएगा 100 ओम, ठीक है। एक्सएल और एक्सी भी ओम में ही मेजर किए जाते हैं, और ऐसे एक्सी निकालोगे तो एक्सी कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/ω_c होता है, तो 1/ω इज 100। टी की वैल्यू आपको 20 माइक्रोफेराड दे रखा है, तो -6, तो कितनी हो जाएगी, 3 पावर ये ऊपर चला गया 0.5 इंटू 10⁻², ये 3 तो 3 बचा, तो ये 500 आ गया, तो ये 500 ओम। तो इस तरह से एक्सएल एक्सी निकाला जा सकता है। एक बार ये आ गया, अब हम जेड निकालते हैं। जेड क्या होता है, इम्पिडेंस, ताकि हम करंट निकाल सकें, ठीक है। तो जेड कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर 300 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू 100 माइनस 500 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 500। तो आपका इम्पिडेंस आ गया 500, इम्पिडेंस आ गया। अब नेक्स्ट है करंट, अब मैं करंट लिख रहा हूँ V/Z, ठीक है। अब देखो, जब मैं करंट में ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीक निकाल रहा हूँ, आरएमएस निकाल रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि हम आरएमएस निकाल रहे हैं या आरएमएस पूछे है, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। अगर ये आरएमएस निकालना है तो यहाँ पे भी आरएमएस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो आरएमएस वैल्यू क्या हमें पता है, नहीं, हमें पीक वैल्यू पता है वोल्टेज का, ये पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2 से डिवाइड करके, साइनसोइडल में। तो √2 से डिवाइड किया, ये आ गया आरएमएस वैल्यू। अब इसको यूज कर लेते हैं। तो आरएमएस करंट कितना हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 0.1 एम्पियर आ गया। अब जैसे ही करंट आ गया, हमने सीरीज में क्या सीखा है, सीरीज में क्या सीखा है कि सीरीज में तीनों से करंट क्या होता है, सेम होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी करंट उतना ही है, इंडक्टर के अक्रॉस भी और रजिस्टर के अक्रॉस भी। तो मैं लिख दूंगा ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, करंट अक्रॉस कैपेसिटर इनटू रिएक्टेंस, है ना फॉर्मूला, यहाँ पे देखो, भूलने का नहीं है, ठीक है, अच्छे से ये 3 टेबल याद रखने का, है ना। करंट इक्वल टू कैपेसिटर के लिए क्या होता है, करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सी, तो वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू एक्सी, ठीक है। तो वहां से मैं इसको लिख रहा हूँ इक्वेशन में, और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 0.1 टाइम्स एक्सी, और एक्सी की वैल्यू हमने निकाला था 500, तो ये कितना आ गया 50 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपका आंसर 50 वोल्ट्स। नेक्स्ट है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 300, कैपेसिटर आपको दे रखा है 25 नैनोफेराड, इंडक्टर 100 यूज फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, ये पूछे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं। मैक्सिमम करंट हमारा होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। अब वोल्टेज तो फिक्स है, इम्पिडेंस को ही हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इम्पिडेंस ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो कितना होता है R² प्लस, तो हम यहां से देख सकते हैं कि एक्सएल और एक्सी जो है वो ओमेगा पे डिपेंडेंट है, और क्योंकि ये दोनों ओमेगा पे डिपेंडेंट है, तो जेड भी ओमेगा पे डिपेंडेंट है, और जेड ओमेगा पे है तो करंट भी ओमेगा पर है। तो हमें ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस पे करंट मैक्सिमम आए, तो उसके लिए मैं ये निकालूंगा किस पे जेड मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो
कि ये आर स्क्वायर का फैक्टर है, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ये तो जैसा है, ये तो ओमेगा पे डिपेंड भी नहीं करता, ये दोनों ओमेगा पे डिपेंड करते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि z मिनिमम तब आएगा, z मिनिमम व्हेन, आप देख सकते हो मैथमेटिकली यू कैन सी, जब एक्सेल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के, ताकि ये पूरा सेकेंड टर्म जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो जब एक्सेल इक्वल टू एक्सी के बराबर होता है उस मोमेंट पे जेड मिनिमम आता है और करंट मैक्सिमम आता है। और मिनिमम का मतलब एक्सेल की वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी की वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू सी। तो आपको दिखेगा कि मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी पा रहा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 1/LC। और आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को कि करंट कब मैक्सिमम आता है, किस फ्रीक्वेंसी पे, या इम्पिडेंस किस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम आता है, 1/√LC। इसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं आगे चल के, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/√L की वैल्यू कितना, 25 नैनोफेराड, 100 मिली ओम। तो एल की वैल्यू 100 मिली ओम, 25 नैनोफेराड, 25 नैनो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कितने टोटल्स यहाँ पे दो, और इन दोनों को मिलाकर ये नीचे तो 5 आ ही गया साथ में, इनटू, तो ये बच्चा आपके पास 10, 10 का -5, तो कितना आ गया, 0.2 टाइम्स 10⁵ आपका ओमेगा आ गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अभी आंसर देख लेते हैं किस में देना है हमें। तो 10⁴ में देना है, 10⁴ में देना है, तो 10⁴ मतलब 22 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम करंट के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू 1/√LC। नेक्स्ट, इन LCR सीरीज सर्किट, an inductor of 30 millihenry and a resistor of 1 ohm are connected to an AC source। तो यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है। तो देखो ये वो सवाल है जिसमें दो एलिमेंट है, तो डरने का नहीं है कि यार इसका तो हमने याद ही नहीं रखा, हमने तो LCR का याद रखा है, नहीं, कुछ भी डरने का नहीं है। अगर जो एलिमेंट नहीं दिया, जैसे इसमें आई थिंक कैपेसिटर नहीं दिया है क्या, अच्छा नहीं, वैल्यू पूछा, सॉरी, अगर इनकेस नहीं दिया होता तो हर जगह आप कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है जीरो रख देते, एक्सी की वैल्यू जीरो रख देते। अभी तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45। वेरी इंटरेस्टिंग, करंट लीड्स, तो करंट लीड का मतलब है वोल्टेज लैग, है ना, वोल्टेज लैग। और वोल्टेज लैग हमें पता है तब होता है जब एक्सी की वैल्यू ग्रेटर होती है किससे, एक्सएल से। और ये जानना जरूरी है, नहीं तो सवाल का आंसर गलत आएगा। अब हम यहाँ पे फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच में tan फाई इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। इसको हम एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं। अब यहाँ पर तुम tan फाई की वैल्यू पुट करोगे तो वो 45 है, तो tan 45 इक्वल टू, अब दिक्कत है मॉड को क्या किया जाए, मॉड ओपन करना पड़ेगा, तो एक्सेल पहले रखो कि एक्सी, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। इसीलिए मैंने बोला ना, जानना जरूरी है कि एक्सेल ज्यादा है कि एक्सी, क्योंकि वोल्टेज लैग कर रहा है इसलिए एक्सी ज्यादा है, और इसलिए जब ये मॉड ओपन करोगे तो यहाँ पर फ्रंट में एक्सी माइनस क्या आएगा, एक्सेल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 45 1 होता है, तो एक्सी माइनस एक्सेल इक्वल टू आर। तो देखो एक्सी का आंसर कितना आ गया, आर प्लस एक्सेल। अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे मॉड का, तो तुमने एक्चुअली इसको लिख दिया होता है एक्सेल माइनस एक्सी, और सवाल उल्टा आ जाता है, आंसर डिफरेंट आ जाता है। अब यहाँ से बस सॉल्व करना है। तो आर की वैल्यू, आर इज 1 ओम, और ये थ्री आपको दे रखा है 300 मिली हेनरी, और एसी का सोर्स दे रखा है 300 रेडियन पर सेकेंड, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो यहाँ से देखो एक्सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 दिया हुआ है, ये 100 नहीं 300 दिया है एक्सेल, और एल की वैल्यू कितना था, 30 मिली हेनरी, मिली हेनरी। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस ये 9, ये कितना हो गया, 10। ठीक है, ये 10 आ गया, बट एक्सी की वैल्यू 10 ओम है, हमें तो ओमेगा सी की हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 1/ओमेगा सी की वैल्यू 10। तो देखो सी की वैल्यू क्या आ गया, 1/ओमेगा की वैल्यू 300 इंटू ये आ गया 10, तो सी की वैल्यू आ गया 1/3 इंटू 10⁻³ फेराड। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 के फॉर्मेट में चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A circuit element X when connected to AC supply, peak voltage is 100। ओके, जब AC सप्लाई से कनेक्ट किया है X एलिमेंट के साथ तो पीक वैल्यू इतना मिलता है और करंट इतना मिलता है, और ये फेज में है, वोल्टेज के साथ फेज में। अब हमें पता है कि वोल्टेज के साथ तभी फेज में हो सकता है जब हमारा एलिमेंट कौन सा हो, रजिस्टर। अगर सिर्फ रजिस्टर है सर्किट में तभी फेज डिफरेंस जीरो आ सकता है। उस केस में अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये तो समझ में आ गया कि ये रजिस्टर होना चाहिए। A second element Y when connected to the same AC supply also gives peak value of peak current which lags behind the voltage by pi by 2। इसमें करंट लैग कर रहा है ना, करंट लैग कर रहा है मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, और वोल्टेज लीड कर रहा है इसका मतलब Y क्या हो गया, इंडक्टर। If X and Y are connected in series to the same supply, what will be the RMS value? चलो करते हैं इसको, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला यहां से देखते हैं। पहले X तो हमारा रजिस्टर है, अगर X रजिस्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज या करंट की वैल्यू कितनी दी है, 5 ना, तो 5 इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गया, 20 ओम। Y जो है हमारा इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर है, हमें इससे पता चला क्योंकि इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पे भी करंट 5 ही है, वोल्टेज 100 है, बट यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, एक्सएल, आई इक्वल टू वी बाय एक्सएल। तो एक्सएल की वैल्यू भी कितनी हो गई, 20 ओम। अब जब दोनों को एक साथ लगा दिया, एक्स और वाई आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज सेम सप्लाई, तो कितना आरएमएस करंट होगा। तो देखो इस केस में अब हमारे पास दो ही एलिमेंट है, सिर्फ इंडक्टर है और रजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले में जहां पर भी एक्सी है वो सब जीरो पुट करना, और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंपेडेंस निकालेंगे तो इंपेडेंस क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी की जगह जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें अलग से याद नहीं करना है इस सर्किट के लिए। तो ये कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा। अब हमें करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। तो वोल्टेज आपको 100 ही दे रखा है और इम्पिडेंस 20√2, तो ये कितना आ जाएगा, 5/√2 हम लोग लिख सकते हैं इसका आरएमएस जो करंट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको काफी अच्छा आइडिया लग गया हो कि कैसे ये सर्किट के सवाल बहुत स्मूथली सॉल्व करना है। वैसे आपको ये जो की पॉइंट्स है ये ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना, जो हमने एलसीआर सर्किट से रिलेटेड लिखा है। इन की पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो सारे सवालों में। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से मैं इसका पावर का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।